नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमने श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रही है, तो उन्हीं प्रश्नों की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 601 से लेकर के 615 तक। तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ये जो प्रश्न है, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, तो 600 प्रश्नों तक हम पहले कर चुके हैं। शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 601। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया प्रश्न में, क्योंकि आजकल परीक्षा में नहीं से अधिक संबंधित नहीं से जो है प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं। जैनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और मनु भंडारी। तो इनमें से मनु भंडारी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। इन्हें जो है यह एक कहानी यह भी रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त है, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। 2008 के अंतर्गत इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ एक कहानी यह भी रचना पर। किनको? मनु भंडारी को। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो और अन्य ऑप्शनों के अनुसार हम जैनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर के अनुसार हम देखें तो जैनेंद्र जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 में, इनकी रचना मुक्तिबोध नाम की जैनेंद्र जी की एक रचना है। 1966 में इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करें भगवती चरण वर्मा की, तो भगवती चरण वर्मा को जो है 1961 में इनकी रचना भोले बिसरे चित्र पर एक साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है अमृतलाल नागर को जो है 1967 ईस्वी में इनकी रचना अमृत और विष पर जो है साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आप लोगों ने अन्य ऑप्शनों के अनुसार भी इनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इन लेखकों को किस सन में दिया गया, ये आप लोगों ने देख लिया है। और साथ ही ये देख लिया है कि जो है मनु भंडारी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 602। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल जी की प्रसिद्ध रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित जो है उनकी रचनाओं से संबंधित काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो और उनकी रचनाओं के संबंध में भी हम देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन कौन सी रही है? तो तीसरा सप्तक नामक जो है अज्ञे जी से संबंधित जो रचना है, ये तीसरा सप्तक, ये इनकी रचना का नाम है पूरा का पूरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तीसरा सप्तक, संपादक अज्ञे जी। तो ये रचना का नाम है 1959 ईस्वी में रचित रचना रही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है कांट की घंटियाँ 1959 में ये भी। फिर है बांस का पुल 1963 में। फिर है एक सूनी नाव 1966। गर्म हवाएं 1966। कई वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गर्म हवाएं कई बार पूछी जाती है। और कुआनो नदी भी कई बार पूछी गई है, तो ये रचना इनकी इम्पोर्टेंट रही है। गर्म हवा, कुआनो नदी और खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी रचनाएं इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रही है। जंगल का दर्द 1976 की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 की रचना है। अगर ये पूछ लिया जाए खूंटियों की पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1982 ईस्वी। इस प्रकार से आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो मुख्य रचनाएं थी वो भी आप लोगों ने देखने को यहाँ पर मिल गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनको आपको बार बार रिवाइज कर लेना है भाई इन प्रश्नों को, क्योंकि एक बार आप अगर नॉर्मल स्पीड से जो वीडियो को देखते हो, तो फिर एक बार जो है डबल स्पीड करके जो अगर रिवीजन करना चाहते हो जल्दी दोबारा तथ्यों की, तो डबल स्पीड करके आप जो है रिवीजन भी कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 603, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नामक नारा ठाकुर जगमोहन सिंह, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र? आंसर आपके सामने, यह प्रताप नारायण मिश्र। तो देख लेते हैं, कवि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 14 सितंबर 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है इनके जन्म के संबंध में, क्योंकि जो ये भारतेंदु युग के जितने भी प्रमुख कवि रहे हैं उनके जन्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोगों को जो है इनके जन्म को भी ध्यान में रखना है, किस लेखक का जो जन्म जो है कब हुआ। तो कई बार जो है क्रम वाइज से भी लगाने को दे दिया जाता है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है, उनके पिता ने उन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलानी चाहिए, लेकिन उनका मन ज्योतिषी में नहीं लगा। उन्हें अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। जब स्कूल में वह न पढ़ सके तो घर पर ही स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, उर्दू और फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीखी। कितनी भाषाओं का ज्ञान इन्हें घर में रहकर ही प्राप्त कर लिया। कितने जो है एक प्रतिभाशाली विद्वान लेखक रहे हैं, इन पर अच्छी पकड़ बना ली और बाद में उन्होंने कई पुस्तकों का भी जो है अनुवाद किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के काल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जैसा नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश दिया है। ये नारा दिया कि इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र जी ने। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं रही है इनकी? भारत दुर्दशा इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। फिर लोकोक्ति शतक, कली कौतुक और प्रेम, श्री प्रेम पुराण और हट्टी अमीर कई बार परीक्षा में पूछी जाती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रख लेना है। तो देख लेते हैं आगे। प्रताप नारायण मिश्र ने जो है ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया है। उन्होंने करीब 40 पुस्तकों की रचना की है। उनकी साहित्य विशेषता ही थी कि उन्होंने जो है दांत, भोग, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों में हास्य और व्यंग्य शैली की पुटता अधिक है। इन्होंने जो है शरीर के अंगों के नाम से अपने निबंधों को लिखा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिन्होंने शारीरिक अंगों को आधार मान करके या उनके नाम पर जो है अपने निबंधों की रचना की है। तो वे साहित्यकार हुए हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 604, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो उस महाकाव्य का हमें नाम बताना है जिसमें कि राधा कृष्ण का युग के अनुरूप यानी युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। तो वह महाकाव्य रहा है, आप सभी को पता है, प्रिय प्रवास, जो प्रकाशन वर्ष 1914। कई बार पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष 1914। प्रिय प्रवास से भी संबंधित हम जो है मुख्य बातें देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में प्रिय प्रवास जो महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो इससे संबंधित भी अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने हो तो उसका जो आप सबको सही आंसर लगा सको। तो देख लेते हैं रचयिता कौन है प्रिय प्रवास के? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। एक प्रकार से ये महाकाव्य है, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पहले इस महाकाव्य का नाम ब्रजांगना विलाप जो रहा था। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या रहा था, पहले का नाम क्या रहा था, या प्रिय प्रवास को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये है ब्रजांगना विलाप, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इस जो महाकाव्य का लिखना जब प्रारंभ किया था हरिऔध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, तो 15 अक्टूबर 1999 को लिखना आरंभ किया था। लिखना समाप्त किया 14 फरवरी 1913 को और इसका प्रकाशन हुआ 1914 को। ये आपको 3 डेट याद रख लेनी है, लेकिन इतना डेप्थ नहीं पूछा जाता, केवल प्रकाशन वर्ष ही पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है हर एक तथ्य की जो है
बिल्कुल थोड़ी सी डेप्थ जो है डिटेल देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको परीक्षा में अगर थोड़े से डेप्थ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए तो आप जो है उसका सही आंसर लगा सको। तो 1914 की जो इनका प्रकाशन वर्ष है वो खड़क विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे और अन्य तथ्य देख लेते हैं प्रिय प्रवास से संबंधित, क्योंकि प्रिय प्रवास अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण महाकाव्य रहा है। हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य रहा है। तो देख लेते हैं कृष्ण काव्य परंपरा में नवीनता लाने वाले प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में नवीनता लाने वाले कौन सा महाकाव्य है इनमें से, तो अगर ये पूछ लिया जाए तो वो है प्रिय प्रवास। विषय रहा है इसमें श्री कृष्ण जी की जो है मथुरा यात्रा इसका विषय रहा है। इसी में इसका नाम जो है प्रिय प्रवास रखा गया। उसके बाद नायक इसके जो रहे आप सभी को पता है श्री कृष्ण, जो कि एक लोक रक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। फिर है श्री कृष्ण को गांधी युग में एक उदात्त और कर्तव्यनिष्ठ नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नायिका कौन रही है? राधा, जो कि एक लोक रक्षक है, और श्री कृष्ण भी लोक रक्षक है। राधा केवल विहरणी नहीं है, इसमें जो है राधा केवल विहरणी नहीं है बल्कि वह लोक व समाज सेविका की भूमिका भी निभाती है। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें राधा को केवल विहरणी के रूप में नहीं दर्शाया गया बल्कि लोक व समाज सेविका की भूमिका के रूप में जो है उसका स्थान महत्वपूर्ण रहा। वो महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो प्रिय प्रवास। किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आपको हर एक तथ्यों का पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं श्री कृष्ण महापुरुष जननायक भगवान न मानकर, यानी कि कहने का मतलब ये है श्री कृष्ण को महापुरुष और जननायक माना गया है, यहाँ पर भगवान नहीं माना गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे राधा लोक सेविका व समाज सेविका के रूप में हमें यहाँ पर जो दिखाई देती है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष व लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें कुल सर्गों की संख्या कितनी है। कुल सर्ग है इसमें जो है 17 सर्गों में इस महाकाव्य को विभाजित किया गया है। कुल छंदों की संख्या 1569 है। उसके बाद अलंकार योजना सादृश्यमूलक प्रयोग अधिक हुआ है और उपमा अलंकार इसमें सर्वोपरि अलंकार माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसमें कौन सा अलंकार सर्वोपरि रहा है, तो उपमा अलंकार। ये भी आपको ध्यान रखना है। छंद विधान द्रुत विलंबित मालिनी मंदाक्रांता और वंशज छंदों का जो है प्रयोग अधिक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रसों की बात करें तो वियोग रस मूल्यतः हमें दिखाई देता है। प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय को इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद कुल 17 सर्गों में विभक्त है। उन 17 सर्गों का वर्णन इस प्रकार है। एक एक सर्ग के संबंध में भी हम देख लेते, क्या पता कौन से सर्ग से ये पूछ लिया जाए इस सर्ग में किस चीज़ का वर्णन है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं भाई। प्रथम सर्ग में संज्ञा समय का वर्णन है जिसमें कि 51 पद है। पदों की संख्या नहीं पूछेंगे, मोस्टली यही अगर पूछा जा सकता है तो यही पूछा जा सकता है कि संज्ञा समय का वर्णन प्रिय प्रवास के किस सर्ग में दिया गया है, तो प्रथम सर्ग में। उसके बाद द्वितीय सर्ग में रात्रि के समय गोकुलवासी कृष्ण के गुणों की चर्चा करती हुई दिखाई देती है। तीसरे सर्ग में अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के प्रातः प्रस्थान के हेतु घर में होने वाली तैयारी व यशोदा की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हमें दिखाई देता है। उसके बाद चतुर्थ सर्ग में जो है वृक्ष भानु दुलारी राधिका के सौंदर्य का चित्रण
उसके बाद 5वें सर्ग में श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान का दृश्य चित्रित है। गोकुल के विरह का वर्णन है। राधा व यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उसके बाद देख लेते हैं 6ठे सर्ग में कृष्ण यशोदा का वर्णन है और 7वें सर्ग में जो है कृष्ण और बलराम का मथुरा छोड़कर ब्रज लौट आने और यशोदा के दुख का वर्णन इसमें दिखाया गया है। 8वें सर्ग के अंतर्गत जो है सर्ग 8 में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए पलों का वर्णन है और 9वें सर्ग में श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोए होना दिखाई देता है और 10वां सर्ग जो है उद्धव प्रसंग। उसके बाद बात करें आगे 11वां सर्ग में भी जो है उद्धव प्रसंग को दिखाया गया है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत है उसको धारण करके ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने का वर्णन 12वें सर्ग में दिखाया गया है। फिर 13वें सर्ग में गोपियों ने कृष्ण को लोकोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि वे राजपुत्र होते हुए भी हमारे साथ गोचारण के लिए आते थे। उसके बाद 14वें सर्ग के अंतर्गत गोपी उद्धव संवाद दर्शाया है। 15वें सर्ग में जो है कृष्ण विरह में गोपियों की व्यथा का वर्णन है। 16वें सर्ग में जो है राधा उद्धव संवाद है। उसके बाद जो है 17वें सर्ग में जो है विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर हरियों जी द्वारा वर्णन है और राधा का आजीवन लोक सेवा व्रत निभाना बताया है। इस प्रकार से आप लोगों ने 17 के 17 सर्गों में ये देख लिया है कि किस सर्ग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर डेप्थ प्रश्न पूछा जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका पता होना चाहिए कौन से सर्ग में क्या है। तो देख लेते हैं कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन तो संपूर्ण प्रिय प्रवास में 3-4 स्थानों पर दिखाया गया है। संज्ञा के समय कृष्ण वन से ब्रज की ओर लौटते हैं और मथुरा जाते समय रथ पर बैठते हुए तट पर। उसके बाद उद्धव और ब्रज भेजते समय उद्धव के पास आने पर उसके समक्ष अपने अंतरतम की व्यवस्था जो को भी व्यक्त करता है। उसके बाद जो प्रिय प्रवास की ये पंक्ति जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है वो भी हम देख लेते हैं कि प्रिय प्रवास की प्रमुख पंक्तियाँ कौन सी है, क्योंकि ये पंक्ति प्रिय प्रवास से संबंधित है। प्रिय प्रवास रचना से ली गई है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रथम सर्ग से ली गई है, प्रथम पद में है, द्रुत विलंबित छंद है, इसमें संध्या के समय का वर्णन दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्न को समझते हुए ध्यान से पढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 615, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? आप सभी को पता है 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को मान्यता प्राप्त की गई। उसके बाद देख लेते हैं महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक माना है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये जो कथन कहा है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। सन 1918 में इंदौर के कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि मेरा मत है कि यह हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 606, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो पत्रिका रही है सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका आप सभी को पता ही है 1900 में जो सरस्वती पत्रिका को संपादित किया गया चिंतामणि घोष जी द्वारा। उसके बाद 1901 में जो है कुछ समय तक श्याम सुंदर दास जी ने इसका पदभार संभाला। फिर उसके बाद 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो है संपादक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो और अन्य तथ्य को हम देख लेते हैं।
सरस्वती पत्रिका से संबंधित जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो सरस्वती का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। 1903 से 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया। यह पत्रिका 1900 से इलाहाबाद से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? इलाहाबाद से शुरू होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का जो है शुरुआत में कहाँ से निकाली गई। 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से। शुरुआती वर्षों में जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और श्याम सुंदर दास से पहले एक बार जो है चिंतामणि घोष जी ने भी इनका संपादन किया था। उसके बाद बात करें आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहासकारों में सर्वोच्च स्थान पर रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्यकारों में सबसे ऊंचे स्थान पर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास से नामक ग्रंथ ही इन्होंने लिखा, नाम से ही ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास जो कि 1929 ईस्वी का ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार समय पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं भी निकाली है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो पत्रिका है नाम है बाल बोधनी। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी जो है महिलाओं से संबंधित पत्रिका रही है इनकी। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन आदि जो है नामक पत्रिकाएं निकाली। पहले नाम इन हरिश्चंद्र मैगजीन जो था, फिर उनको बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था फिर नाम। उसके बाद इस पत्रिका में खड़ी बोली को परिष्कृत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में योगदान दिया गया है। और बाद में इसके संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद जो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, वे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह आदि रहे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 607। उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में जो है किस नाम से विकसित हुई, किस रूप में विकसित हुई? तो वो हुई दक्षिणी हिंदी। देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिणी हिंदी में रचनाकारों में दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में प्राय किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता दिखाई पड़ती है। इनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की रचनाओं के रूप में विख्यात है। उदाहरण के लिए वली दखनी एक जो है दक्कनी भाषा का में लिखने वाले साहित्यकार रहे, काफ़ी बड़े। तो इनकी जो गज़ल है वो दक्कनी में लिखी गई। एक सेकंड भाई, देख लेते हैं इनकी गज़ल। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे। ये इस प्रकार से जो है वली दक्कनी की ये गज़ल है। वली को कहे तू अगर एक वचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। इस प्रकार से ये खड़ी बोली में लिखी गई इनकी गज़ल रही है, जो कि दक्षिण भारत में दक्कनी नाम से जो पर्सन दक्षिण भारत में जो है भाई वो दक्कनी नाम से विकसित रही। जो खड़ी बोली है उत्तर भारत की खड़ी बोली दक्षिण में दक्कनी नाम से विकसित हुई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके अतिरिक्त और अन्य कवियों की जब हम चर्चा करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी में काफ़ी मिलती जुलती है, जैसे कि ख्वाजा बंदा नवाज तथा मुल्ला वजी इम्पोर्टेंट रही है, कई बार पूछा जाता है मुल्ला वजी की रचना। उसके बाद मैं आशिक उस पीर का जिसने मुझे जीव दिया, सूरज यूं है रंग आसमानी मने, कि खिला कमल फूल पानी मने। तो इस प्रकार से इनकी भी जो पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खड़ी बोली पर आधारित साहित्यिक भाषाओं को हिंदी या हिंदवी संज्ञा प्राप्त थी। यानी कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी कि 18वीं शताब्दी के पहले तक जो है
ये खड़ी बोली पर आधारित जो साहित्यिक भाषाएं थी उन्हें हिंदी या हिंदवी नाम दिया गया था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 608। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में जो है फारसी भाषा को मान्यता मिली हुई थी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 609। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये कथन किसका है? तो धूमिल जी का है ये कथन। तो धूमिल जी के संबंध में भी हम देख लेते हैं। उनकी नज़र में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। 9 नवंबर 1936 ईस्वी में बनारस के खेवली गांव में सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 नवंबर 1936 में बनारस के खेवली गांव में। तो कवि धूमिल की कविताएं अपने समय से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। सड़क से संसद तक नामक जो कविता संग्रह है जो सन 1971 में प्रकाश में आया, में भय, भूख, अकाल, सत्तालोलुपता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित करती है। उसके बाद बात करें आगे, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये भी धूमिल जी की प्रसिद्ध पंक्ति रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 660। कविता शब्दों की अदालत में जो है अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो कवि जो है धूमिल जी ने कविता को आदमी होने की तमीज़ बताया है और कहीं पर जो है कविता शब्दों को अदालत में अपराधों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा माना है। तो ये जो है ये भी कथन धूमिल जी का है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 611। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम दिया है। तो गल्प नाम जो किसको दिया है? कहानी को। तो प्रेमचंद जी से संबंधित वैसे तो बहुत सारे तथ्य हैं, हम जो है हम अगर पढ़ने लगे तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएंगी, तो वो सभी तथ्य हम एक साथ नहीं देख सकते। फिर भी इस प्रश्न से संबंधित अगर कहानी पूछी है तो देख लेते हैं। मुख्य कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी की है उनकी संख्या कितनी है, उपन्यास उन्होंने कितने लिखे, नाटक कितने लिखे, क्योंकि ये प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलते। कहीं कहीं आपको किसी बुक में आपको कहीं कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं एक साथ लेकर के आई हूँ क्योंकि जो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने के मिले हैं कि जो मुख्य लेखक रहे हैं जिन उनकी रचनाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है कि इस लेखक द्वारा जो है कितनी कहानियाँ लिखी गई। जैसे कि विशंबरनाथ कौशिक की कहानियाँ कई बार पूछी जाती है, कितनी कहानियाँ लिखी विशंबरनाथ कौशिक ने, प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, या फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा कितनी जो नाटक लिखे गए, या फिर भारतेंदु जी द्वारा कुल कितनी काव्य रचनाएं लिखी गई। तो इस प्रकार से कई परीक्षाओं में हमें ये इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो प्रेमचंद जी से संबंधित हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रेमचंद जी की कुल कहानियाँ 300 रही है, उपन्यासों की संख्या 15 रही है, नाटक केवल इन्होंने 3 लिखे हैं, जिसमें कि करबला नाटक काफ़ी प्रसिद्ध रहा है इनका। करबला संग्राम और जो है एक नाटक और है प्रेमचंद जी का, अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो अनुवाद इन्होंने 10 रचनाओं का किया है। उसके बाद 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का भी मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार से इनकी जो रचनाओं की संख्या हमने देख ली है इस प्रश्न के माध्यम से। और तो वैसे तो प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास है काफ़ी सारे प्रसिद्ध, जितनी रचनाएं है सभी प्रसिद्ध हुई है। और काफ़ी सारे उपन्यासों के अंतर्गत क्या है, किन समस्याओं को दर्शाया है, कौन सा उपन्यास किस सन में लिखा है, बताने को तो प्रेमचंद जी से संबंधित इतनी बातें हैं कि यहाँ हम जो है पूरी भी नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ लेते हैं अपने 612 प्रश्न पर, क्योंकि एक एक प्रश्न जब आएंगे तो बीच बीच में हर एक तथ्य को हम करते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं 612 प्रश्न संख्या पर। तो नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? तो नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार जो है वो जैनेन्द्र जी रहे हैं। जैनेन्द्र से संबंधित प्रमुख जो रचनाएं हैं, कहानी संग्रह हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्योंकि नीलम देश की राजकन्या जो है
ये एक इनका कहानी संग्रह है। ये थोड़ा भाई यहाँ पर एक ही रचना है, ये नीलम देश की राजकन्या इनका कहानी संग्रह है। और किस सन में प्रकाशित हुआ? 1933 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं फांसी 1929 में, वातायन 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, दो चिड़िया 1935 में। इस प्रकार से जो है कई बार ये भी पूछा जाता है ने जो जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सा रहा है, तो वो है फांसी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 613। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो इनमें से प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन 1869 में इनका जन्म हुआ, 1558 में इनकी मृत्यु हुई। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक, थियोसॉफी एवं कई संस्थाओं के संस्थापक थे। सन 1915 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न की जो है सर्वोच्च उपाधि से भी वशीभूत किया गया। भगवान दास जी की रचनाएं देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। लाला भगवान दीन है भाई, ये भगवान दास नहीं है, भगवान दीन है। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैं देख रही थी। तो देख लेते हैं। प्लेग की चुड़ैल कहानी इनकी है, उर्दू बेगम भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए मददगार रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और एक जो है बाद में प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो भी आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हो। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगी और उसका सॉल्यूशन भी करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 614। बुद्धगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र है? तो बुद्धगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र है? वो रहे है आकाशदीप के। तो आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वतंत्रतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है और इस कहानी की नायिका चंपा है। यह जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या 19 है। कितनी है? 19। अभी मैंने आपको बताया है कि कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है। तो जो ये आकाशदीप कहानी संग्रह है, इसमें कहानियों की अगर कुल संख्या पूछ ली जाए तो 19 है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अहम ब्रह्मासिम कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी है। उसके बाद देख लेते हैं भीष्म साहनी जी से संबंधित कुछ और अन्य बातें तथ्य है। आज का अंतिम प्रश्न है भाई ये। तो देख लेते हैं भीष्म साहनी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी कवि माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए भीष्म साहनी को ने किसको हिंदी साहित्य में जो है प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना गया है, वो रहे हैं भीष्म साहनी जी। उसके बाद 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें भीष्म साहनी जी को 1975 ईस्वी में किस रचना पर? इनकी रचना तमस पर, तमस इनका उपन्यास रहा है और इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी जी को प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। भीष्म साहनी जी के कौन कौन से रहे हैं? झरोखे, तमस, बसंती, माया दास की जो माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी जो प्रमुख इनके उपन्यास रहे हैं। कहानी संग्रह रहे हैं इनकी मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वागचू और निशाचर। नाटक रहे हैं हानुश 1977 का, माधवी 1984, कबीरा खड़ा बाजार में 1985, मुआवजे 1993। ये कबीरा खड़ा बाजार में भाई एक जो इनके नाटक का नाम है, तो 1985 में। उसके बाद देख लेते हैं इनकी जो बाल कथा है वो है गुलेल का खेल। भीष्म साहनी जी की बाल कथा क्या है? गुलेल का खेल। कई बार पूछ लिया जाए ये गुलेल का खेल किसकी बाल कथा है, तो भीष्म साहनी जी का। इस प्रकार से
हमने आज की क्लास में 15 प्रश्नों को बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ किया है, करने की कोशिश की है। और जो है इसी तरह हम विद सॉल्यूशन के साथ 1000 प्रश्नों को जो करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वही कम प्रश्न ही होते हैं और सॉल्यूशन के साथ जब हम प्रश्नों को करते हैं कंटेंट को इकट्ठा करने में काफ़ी जो है मेहनत लगती है और समय भी लगता है। तो इसलिए थोड़े धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन आपके परीक्षा तक आपको 1000 प्रश्न जो है इसी तरह विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।